गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश मीडियम में मैथ्स और साइंस की वर्कशीट को। ये 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और वर्कशीट का नंबर है 41। ऊपर लिखेंगे अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, मैथ्स की जो वर्कशीट आई है वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में आई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आपको पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। We are given an empty cuboidal box. See figure 1. Now we will find how much space is there in given box. To find this, we took a cube whose length of the side or edges is 1 unit. To measure the space enclosed by the cuboidal box, we filled a unit length cube in this. Can you answer how many cubes do you need to fill the box completely? तो वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसे छोटे छोटे डब्बे दिए हैं और वो डब्बे जो हैं उनका साइड है 1 यूनिट, मतलब 1, तो इसकी वॉल्यूम भी 1 हो जाएगी। अब ऐसे जितने डब्बे इस बड़े डब्बे के अंदर आएंगे उतनी ही इस बड़े डब्बे की वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम का मतलब होता है भरना, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लीटली फिल कर देना, उसके अंदर कम्प्लीटली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेना। वी सॉ दैट वन लेयर ऑफ बॉक्स कंटेन 10 5 इंटू 2 क्यूब्स। टू फिल दिस कम्प्लीटली वी वुड नीड 3 सच लेयर्स। तो जो डब्बा है उसके नीचे 3 ऐसी लेयर चाहिए होंगी तभी ये भर पाएगा। So it will require 30, that is 10 into 3 cubes. Therefore 30 is equals to 5 into 2 into 3. अब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो टोटल क्यूब्स हैं वो 10 हैं। ऐसे 10 क्यूब भरे हुए हैं और ऐसी 3 लाइनें भरनी पड़ेंगी तो टोटल क्यूब कितने आएंगे? 30। तो इसकी वॉल्यूम भी हो गई 30। आगे वो लिखता है द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स इज 5 यूनिट्स, ब्रेड्थ इज 2 यूनिट्स एंड हाइट इज 3 यूनिट्स। Therefore, the space enclosed by the box will contain 30 cubes. We get the answer by multiplying its length, breadth and height. तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा। The three-dimensional space enclosed by the boundary or occupied by an object, it's called its volume. यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना सामान आता है उसको हम कहते हैं कि वो उस चीज़ की वॉल्यूम है। ठीक है, वो उस चीज़ की वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम में किस तरीके से सामान आएगा। अब मैच बॉक्स मेजर्स 4 इंटू, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया बेटा आपको क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। एक एग्जाम्पल दिया है, एक मैच बॉक्स है विच मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। एक बॉक्स की वॉल्यूम आपको दी है और 12 बॉक्सों की वॉल्यूम आपसे पूछी है। तो हम कहते हैं मैच बॉक्स की वॉल्यूम, जो मैच बॉक्स है वो है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो वॉल्यूम निकालने के लिए एल, बी और एच तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब एक बॉक्स की वॉल्यूम। टोटल कितने बॉक्स आपको कहे थे? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, 12 बॉक्सेस। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल वॉल्यूम आ गई 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे क्वेश्चन है, नाउ यू ट्राई, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम। तो बेटा हमको दे रखा है, लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल हो गया मेरा 5 इंटू बी हो गया मेरा 4 इंटू एच हो गया मेरा 3। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये? 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 60 मीटर क्यूब। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगला पार्ट देखते हैं। वो कहता है अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ईच साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, देखिए एक ऐसा क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी सभी साइडें
10 सेंटीमीटर की है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, जो कि हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे देखते हैं। अगली वर्कशीट हमारी साइंस की है और आज की साइंस की वर्कशीट थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स दैट वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है कि फोर्स जो है वो अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करती है, अलग अलग बॉडीज़ पे बिहेव करती है? तो वो कहता है कि दीदी उसे बताती है कि ज्ञान इट इज़ ट्रू दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड बोथ अपोज ईच अदर, यानी कि फोर्स जो होती है वो पेयर में होती है और एक दूसरे को हमेशा अपोज करती हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on the other object, the second object also exerts the force back on the first object. These two opposing forces are equal in magnitude but opposite in direction. First force is called action and second force is called reaction. Example, when we kick a football, we apply action force on it due to which it moves, but when the same time the football also applies some force on our feet due to which we may hurt or feel pain. वो कहता है कि ज़्यादातर चीज़ों में एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेज होते हैं। हम जो फोर्स लगाते हैं वो होती है एक्शन और जो सामने से ऑब्जेक्ट फोर्स हम पे लगाती है वो होती है रिएक्शन। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि आप फुटबॉल को किक मारेंगे तो फुटबॉल आगे चली जाएगी, ये हो गया एक्शन। लेकिन फुटबॉल के आगे जाने के बाद हमारे पैर पे भी हल्का सा दर्द होता है उस फुटबॉल को लात मारने की वजह से, उसे कहते हैं रिएक्शन। ऐसे उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies. ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो स्प्रिंग लिए और एक साथ उन्हें इस तरीके से बांध दिया। जब उन्होंने एक स्प्रिंग को खींचा तो देखा कि खींचने की कुछ पावर स्प्रिंग जो पहले वाला स्प्रिंग है उस पर भी लग रही है। अब उनके हिसाब से उन्होंने तो स्प्रिंग को खींचा ही नहीं, तो उन्होंने एक स्प्रिंग को खींचा था, तो ये दोनों स्प्रिंग पे फोर्स क्यों लगा और कैसे लगा? तो इसको हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहते हैं। वी नोटिस दैट द रीडिंग ऑफ फोर्स इन बोथ द बैलेंसेज इज सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखो इसमें फोर्स इस तरफ लगा हुआ है, इसमें फोर्स इस तरफ लगा, इसे एक्शन और रिएक्शन का फोर्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल थर्ड लॉ के दिए हैं, जिसमें पहला है गेट हार्म्ड वाइल प्लेइंग प्लेयर्स कोलाइड ईच अदर इन अ गेम। अगर खेलते हुए दो प्लेयर आपस में टकरा जाएं तो चोट लग सकती है। कैन बी एबल टू वॉक ऑन अ पाथ, इसमें लिखा है एक्शन फोर्स कौन सी होती है? फुट पुशेस डाउन, हमारा पैर जो होता है वो ज़मीन को धक्का देता है, ज़मीन हमें वापस धक्का देती है, इसको एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसी की वजह से हम चल पाते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट, जब बंदूक से गोली निकलती तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगता है, वो भी रिकॉइल है। मूविंग ऑफ रॉकेट फॉरवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इग्निशन, रॉकेट के नीचे आपने देखा धुआं नीचे निकलता है और रॉकेट ऊपर जाता है, तो ये भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। द बोट मूव्स बैकवर्ड्स व्हेन सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सेलर आगे कूदता है तो बोट पीछे चली जाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप्स ऑन इट, तो ट्रैम्पोलिन जो होता है वो एक खींची हुई चादर होती है, उस पर आदमी कूदता है तो उसे ऊपर की तरफ धक्का लगता है। और आखिरी है आप बॉल दीवार पे मारेंगे तो बॉल वापस आ जाएगी, ये भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लिखिए। तो ये रहा बेटा आपका पहला आंसर। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हाईलाइट मैंने पहले ही कर दिया था, अब नंबर 1 डाल दिया उसमें, तो आपका ये आंसर नंबर 1 बन गया। लिख लेंगे फटाफट इसको। सेकंड देखते हैं। Shall we be able to write if the force apply on pen is not reverted back on the paper? Why? तो हम कहेंगे no, because if
देयर इज नो फोर्स आवर पेन्स विल नॉट वर्क, हमारे पेन ही काम करना बंद कर देंगे अगर फोर्स नहीं होगी तो। अगला है वाई डज अ शोल्डर होल्ड राइफल ऑन हिज शोल्डर्स बिफोर फायरिंग द बुलेट फ्रॉम इट, तो इसका होता है आंसर टू कंट्रोल द रिकॉइल ऑफ गन, जो गन है उसके रिकॉइल को संभालने के लिए, क्योंकि गन पीछे की तरफ बहुत तेज स्पीड से धक्का आता है। अगला है राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ, तो बेटा ये 3 लिखे हैं 5, 6, 7, ये बन जाएगा आपका आंसर नंबर 4, तीनों लिख लीजिएगा। और फिफ्थ है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका आंसर आप लिखेंगे दैट फुट पुश ग्राउंड backward and ground pushes us forward, जो फुट है, जो पैर है, उससे हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं ज़मीन को और ज़मीन हमें आगे की तरफ धक्का देती है, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो गया। आप चाहो थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो कि इसमें एक्शन और रिएक्शन है। तो इसके साथ ही हमने मैथ्स की वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली, हमने साइंस की वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली। चलिए आपसे कल मुलाकात करेंगे फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।